पहला नाम आता है हिमंता बिस्वा शर्मा का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और अगस्त 2015 में सीबीआई का एक्शन इनके खिलाफ हुआ था। शारदा घोटाला मामले में इनके खिलाफ पूछताछ चल रही थी। उसके बाद किसी तरह की जांच की कोई जानकारी नहीं। ईडी पहुंची, नहीं पहुंची, क्या सीबीआई की पूछताछ हुई कि नहीं हुई, जांच चल रही है, कोई जानकारी इस बाबत नहीं। अगला नाम है पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का। ये भी तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, ममता बनर्जी की पार्टी में। शारदा घोटाले के मामले में रडार पर आए थे। दिसंबर 2020 में बीजेपी के साथ चले आए, तब तक कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद कार्रवाई सफल हो गई। एक और तृणमूल कांग्रेस के नेता जितेंद्र तिवारी, कोयला तस्करी का आरोप था। मार्च 2021 में बीजेपी के साथ आए, 2020 तक सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी। नारायण राणे, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था। 2019 तक कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद कार्रवाई का कोई अता पता अभी नहीं है। बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। भ्रष्टाचार का आरोप है, अवैध खनन का आरोप है। 2016 में सीबीआई पूछताछ कर रही थी। अभी हाल फिलहाल में भी 2020 या 21 में कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके खिलाफ मामला चलाया जाए। वो मामला बना कि नहीं बना, कोई अपडेट नहीं। अजीत पवार, बड़ा मौजूद नाम है आज की सियासत में। महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं, लेकिन इनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही थी 2019 तक। 2019 में 3 दिन के उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9 मामलों को बंद किया, फिर से सरकार से बाहर आए और फिर 2020 में ईडी ने नए सिरे से जांच शुरू की, लेकिन फिर सरकार में शामिल होने के बाद से मामला बंद नजर आता है। मुकुल रॉय एक और व्यक्ति है, शारदा घोटाले का मामला है। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद से तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो सिफर या तो हो गए हैं या सिफर नजर आ रहे हैं। और ये फहरिस्त ऐसे नेताओं की है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो थे, कार्रवाइयां भी हुई थी, छापेमारियां भी चल रही थी, लेकिन अभी वो जांच कहां है, डब्बे में बंद कर दिया गया है, उसमें आगे बढ़े हैं नहीं बढ़े, इस बाबत कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि इस बारे में जानकारियां थोड़ी कम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और भारत में मोदी सरकार आई है, तब से एक आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि जिस तरह से जांच एजेंसियां देश की सीबीआई, एनसीबी, ईडी, आईटी, इन सब का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि किसी सरकार पर इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा हो। इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तो उस पर भी यह आरोप लगते रहे थे कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। लेकिन अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और एनडीए की देश में सरकार आई है, तब से यह आरोप कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं और ईडी सीबीआई की कार्रवाई भी कुछ ज्यादा ही हो रही है। अब आपको बता देते कि आखिरकार विवाद क्यों हो रहा है। विवाद इसलिए हो रहा है, आपको याद होगा ममता बनर्जी ने एक बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन बन गई है, कि जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करो और उसके बाद वह दूध के दूल्हे हो जाते हैं और उनसे सीबीआई, ईडी, आईटी, इन सब की जितनी भी जांचें चल रही होती है वो सब बंद हो जाती है। यही कारण है कि विपक्षी नेताओं पर बार बार जांच एजेंसियां कार्रवाइयां भी करती रहती है। आपने देखा भी होगा बहुत बार। और बहुत सारे ऐसे भी नाम हैं जो भ्रष्टाचारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उसके बाद भाजपा में शामिल होते ही वो सरकार में शामिल हो जाते हैं। कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है। उसके बाद उन सब से वो आरोप बंद हो जाते हैं और वो जो जांचें चल रही होती है वो भी सब बंद हो जाती है। आपने देखा होगा हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है, और अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, और भी न जाने इतने कितने सारे नेता है, टीएमसी के है, कांग्रेस के है, जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके बाद वो जांचें बंद हो जाती है। और विपक्ष यह आरोप लगाता रहता है कि वो जांचें इसीलिए बंद की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए और इसीलिए उन पर ये जांचें शुरू करवाई जाती है। और यह आरोप केजरीवाल भी बहुत बार लगाते हैं, राहुल गांधी भी लगा चुके हैं, और अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है तो इसको विवाद खड़े होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ ही महीनों में लगातार यह जांचें जारी हुई और जिस तरह से शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, और भी न जाने कितने नेताओं पर ऐसी कार्रवाइयां होती रही है।
इसी को लेकर विश्लेषण करते हुए न्यूज 24 की पत्रकार गरिमा सिंह ने बहुत अच्छे से समझाया कि आखिरकार किस तरह से यूपीए की सरकार में जो ईडी की जांच होती थी वो कैसे होती थी, और अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तो अब कैसे जांचें हो रही है और किस तरह से नेताओं को डराकर धमकाकर भाजपा में शामिल किया जाता है, यह साबित भी होता है। देखते हैं क्या कुछ समझाते हैं। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात करूंगी भ्रष्टाचार वर्सेस भ्रष्टाचार की। अब आप कहेंगे कि ये वर्सेस मैंने बीच में क्यों लगाया, क्योंकि दो तरीके का भ्रष्टाचार है क्या, इसी पर बात होगी। और क्या भ्रष्टाचार को भी अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है, इस पर भी बात होगी। क्योंकि आज फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने आई। सुबह 7 बजे आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची एजेंसी। छापेमारी की कवायद शुरू हुई और यह कवायद अब जब मैं और आप मुखातिब हैं तब तक चल रही है। इधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही एक बड़े नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से पेश किया गया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5 दिन की रिमांड की मांग की। संजय सिंह पर आरोप है दिल्ली के कथित शराब घोटाले में रिश्वत लेने का। हालांकि अदालत ने 3 दिन की रिमांड संजय सिंह की फिर बढ़ा दी। 5 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर पर भी इसी तरह ताबड़तोड़ अंदाज में छापेमारी हुई। 5 को गिरफ्तारी हुई और 5 को ही 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया और आज इस रिमांड को 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब अगली पेशी होनी है 12 अक्टूबर को और जांच एजेंसी ने दावा किया है कि रिश्वत मांगने के सबूत जांच एजेंसी के पास है और इसीलिए रिमांड और बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इस बीच सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी नाम के जिन 2 बेहद करीबियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होनी थी वो नहीं हो पाई और संजय सिंह के वकील ने इस बात को अदालत में रखा भी कि जिस क्रॉस एग्जामिनेशन की बात हो रही थी, ईडी 5 दिनों में वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करा पाई। हालांकि सरकारी जांच एजेंसी की तरफ से यह भी दावा किया गया कि संजय सिंह, उनके दोनों करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ठीक इसी बीच एक और शराब घोटाले के आरोपी आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई भी देश की सर्वोच्च अदालत ने की और बड़े तीखे सवाल उठाए। सर्वोच्च अदालत ने यहां तक कह दिया कि जांच एजेंसी के पास अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं। 7.5 महीने हो चुके हैं। 26 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी मनीष सिसोदिया की। पहले सीबीआई ने गिरफ्तारी की और उसके बाद मामला ईडी के सुपुर्द कर दिया गया और फिर ईडी ने वहीं से मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग दिखा दी। तो देश की सर्वोच्च अदालत ने यह सवाल पूछा कि 7.5 महीने में सबूत कहां है? पैसे के जिस लेन देन की बात हो रही है वो पैसे का लेन देन आप स्टैब्लिश क्यों नहीं कर पा रहे? चेन कहां है? यह देश की सर्वोच्च अदालत ने जांच एजेंसी से सवाल पूछा। तो क्या वाकई अलग अलग चश्मे से इस भ्रष्टाचार को देखा जा रहा है? ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार। और क्या जांच एजेंसियों का भी इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल के तौर पर हो रहा है? यही आरोप पूरा विपक्ष मिलकर लगा रहा है। मार्च के महीने में 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, तमाम लोग, हेमंत सोरेन, ये तमाम लोग मिलकर शिकायत करते नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ईडी और सीबीआई के बेजा इस्तेमाल को और इस सेलेक्टिव इस्तेमाल को रोका जाए। लेकिन आज मेरे पास 2 फेहरिस्त है। वो फेहरिस्त मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। पहली लिस्ट तो उन नेताओं की है जो दागी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले हैं और सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही हैं। मात्र पिछले 8 दिन की कार्रवाइयों का जिक्र करूंगी और इन कार्रवाइयों में सबसे पहली कार्रवाई के तौर पर संजय सिंह का ही नाम है। शराब घोटाले में छापेमारी हुई, ईडी ने अरेस्ट कर लिया। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। 4 अक्टूबर को जमीन घोटाले के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन जारी किया। उसके अलावा अभिषेक बनर्जी बंगाल के नंबर 2 नेता माने जाते हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं और सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के। 4 अक्टूबर को ही शिक्षक भर्ती घोटाले में इनको भी पूछताछ के लिए ईडी समन जारी करती है और इसके पहले 13 सितंबर को 9 घंटे की पूछताछ अभिषेक बनर्जी से ईडी कर चुकी है। अब 5 तारीख को किन किन के खिलाफ कार्रवाइयां हुई?
पहला नाम है पश्चिम बंगाल के मंत्री रतिन घोष का। 5 अक्टूबर को कार्रवाई हुई, 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई नगर पालिका भर्ती घोटाले में, यह भी कार्रवाई ईडी ने की। फिर दूसरा नाम है तमिलनाडु के सांसद, डीएमके के सांसद हैं एस जगत रक्षकन का। 5 अक्टूबर को आयकर विभाग की 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी देखने को मिली। तीसरा नाम इसी दिन मागंती गोपीनाथ का है, जो कि तेलंगाना में विधायक हैं बीआरएस के, भारत राष्ट्र समिति के, केसीआर की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। चिटफंड मामले में आईटी की गिरफ्तारी हुई, 14 जगहों पर रेड डाली गई। 5 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के खिलाफ भी आईटी का छापा पड़ा बेनामी संपत्ति के मामले में। अब आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के विधायक मदन मित्रा के खिलाफ नगर निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई की छापेमारी हुई और ठीक इसी दिन पश्चिम बंगाल के एक मंत्री फरहाद हाकिम, उनके खिलाफ भी नगर निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई ने छापेमारी को अंजाम दिया। तो ये मात्र इस हफ्ते की डिटेल है, और पीछे जाएंगे तो अगस्त के महीने में भूपेश बघेल के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकारों के घरों पर छापेमारी की गई थी, और उसी दरमियान हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री के भी आवास पर और उनके भी कुछ और ठिकानों पर इसी तरह की कार्रवाइयां हुई थी, रेड हुई थी। अब ये तो एक लिस्ट हुई, एक दूसरी फेहरिस्त और पढ़ना चाहती हूं, और ये फेहरिस्त ऐसे नेताओं की है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो थे, कार्रवाइयां भी हुई थी, छापेमारियां भी चल रही थी, लेकिन अभी वो जांच कहां है, डब्बे में बंद कर दिया गया है, उसमें आगे बढ़े हैं नहीं बढ़े, इस बाबत कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बारे में जानकारियां थोड़ी कम है। पहला नाम आता है हिमंता बिस्वा शर्मा का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और अगस्त 2015 में सीबीआई का एक्शन इनके खिलाफ हुआ था। शारदा घोटाला मामले में इनके खिलाफ पूछताछ चल रही थी। उसके बाद किसी तरह की जांच की कोई जानकारी नहीं है। ईडी पहुंची, नहीं पहुंची, क्या सीबीआई की पूछताछ हुई कि नहीं हुई, जांच चल रही है, कोई जानकारी इस बाबत नहीं। अगला नाम है पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का। ये भी तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, ममता बनर्जी की पार्टी में। शारदा घोटाले के मामले में रडार पर आए थे, दिसंबर 2020 में बीजेपी के साथ चले आए, तब तक कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद कार्रवाई सिफर हो गई। एक और तृणमूल कांग्रेस के नेता जितेंद्र तिवारी, कोयला तस्करी का आरोप था, मार्च 2021 में बीजेपी के साथ आए, 2020 तक सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी। नारायण राणे, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, 2019 तक कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद कार्रवाई का कोई अता पता अभी नहीं है। बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भ्रष्टाचार का आरोप है, अवैध खनन का आरोप है। 2016 में सीबीआई पूछताछ कर रही थी, अभी हाल फिलहाल में भी 2020 या 21 में कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके खिलाफ मामला चलाया जाए। वो मामला बना कि नहीं बना, कोई अपडेट नहीं। अजीत पवार, बड़ा मौजू नाम है आज की सियासत में, महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल है, एनडीए में शामिल हो गए हैं, लेकिन इनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही थी 2019 तक। 2019 में 3 दिन के उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9 मामलों को बंद किया, फिर से सरकार से बाहर आए और फिर 2020 में ईडी ने नए सिरे से जांच शुरू की, लेकिन फिर सरकार में शामिल होने के बाद से मामला बंद नजर आता है। मुकुल रॉय एक और व्यक्ति है, शारदा घोटाले का मामला है, 2017 में बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद से तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो सिफर या तो हो गए हैं या सिफर नजर आ रहे हैं। ऐसे में देश की जांच एजेंसियों पर विपक्षियों का आरोप क्या जायज नजर आता है? आंकड़े भी तस्दीक करते हैं। यूपीए के शासनकाल और एनडीए के शासनकाल में इन कार्रवाइयों में बड़ा गजब का अंतर आया है। 27 गुना तक छापेमारियां बढ़ी हैं, जबकि कन्विक्शन रेट की अगर बात करें तो कन्विक्शन रेट बहुत मामूली नजर आता है। तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि चश्मों का फर्क है, लेंसेज का फर्क है, भ्रष्टाचार की मुहिम है, क्योंकि इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में 27 जून को कहते हैं कि एनसीपी, मैं इकलौती एनसीपी का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि एनसीपी के बहुत सारे लोग टूटकर इधर एनडीए में शामिल हो गए हैं। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70,000 करोड़ के घोटाले की गारंटी है एनसीपी, और पूरा विपक्ष मिलकर, सबके बाकायदा नाम गिनवाए गए, पूरा विपक्ष मिलकर 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है, और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों के खात्मे की गारंटी है। देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर गरिमा सिंह ने उन सबके नाम भी बता दिए जिन पर आरोप लगे थे, जिनके खिलाफ जांच एजेंसियां
जांच कर रही थी, लेकिन जब वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो वो सब जांचें कहाँ गई, किसी को कोई पता नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आप सबको पता है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कहा कि भ्रष्टाचारियों के खात्मे की गारंटी है नरेंद्र मोदी। तो वो भ्रष्टाचारियों का खात्मा किस तरह से कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि वो सभी भ्रष्टाचारियों को डराकर धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं। उसके बाद उनके ऊपर से जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं या जो जांच चल रही है वो सब बंद हो जाती है और इसी तरह भ्रष्टाचारियों का खात्मा हो रहा है। और यह आरोप विपक्ष बार बार लगाता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह आरोप यूपीए की सरकार पर भी लगते रहे हैं, लेकिन एनडीए ने तो हद पार कर दी है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। और यही कारण है कि विपक्ष के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है और विपक्ष सवाल उठाता कि क्या इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भ्रष्टाचार नजर नहीं आता और किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके निर्दोष नेताओं को भी जेल में ठोकने का काम भारतीय जनता पार्टी इन जांच एजेंसियों से करवा रही है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।